हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लुईस मॉडल की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, नोबेल लॉरिएट W.A. लुईस ने श्रम की असीमित पूर्तियों से आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर का बहुत व्यवस्थित सिद्धांत 1954 में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, आर्थर लुईस का यह सिद्धांत 1960 और 1970 के दशक में तीसरी दुनिया के अल्पविकसित देशों में अतिरिक्त श्रम शक्ति वाली अर्थव्यवस्थाओं में विकास प्रक्रिया का एक सामान्य सिद्धांत रहा है। लुईस के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को फाई एवं रेनिस ने संशोधित किया और इसका विस्तार किया। विद्यार्थियों, लुईस का कहना है कि श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा अल्पविकसित देशों का आर्थिक विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों, लुईस का मॉडल दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ड्यूअल इकोनॉमी से संबंधित सिद्धांत है और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति लुईस भी यह मानते थे कि अल्पविकसित देशों में जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर सबसिस्टेंस बेज पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है और चूंकि आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय आवश्यक है, अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि श्रम को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाए, जिससे पूंजी संचय को बढ़ावा मिले और विकास प्रक्रिया चालू हो सके। तो इस प्रकार लुईस के मॉडल में अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं। पहला पारंपरिक निर्वाह क्षेत्र सबसिस्टेंस सेक्टर, या इसको हम इंडिजिनियस ट्रेडिशनल सेक्टर कहते हैं, और यह अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो जिसमें अर्थव्यवस्था में निर्वाह क्षेत्र में निर्वाह मजदूरी दर पर श्रमिकों की असीमित पूर्ति विद्यमान है। विद्यार्थियों, पूंजीवादी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का दूसरा सेक्टर है जो कि कैपिटलिस्टिक सेक्टर, जो कि अर्थव्यवस्था में पुनः उत्पादन योग्य पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें श्रम को काम पर लगाकर उत्पादन को लाभ के लिए बेचा जाता है। यानी इस सेक्टर में श्रम को काम पर लगाना और लाभ मुख्य उद्देश्य होता है, और ये पूंजीवादी क्षेत्र जो है निजी या सार्वजनिक, इसमें दोनों प्रकार के उपक्रम शामिल हो सकते हैं। जबकि जो निर्वाह क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जो पुनः उत्पादन होने वाली पूंजी का प्रयोग नहीं करता, और इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी कहा जाता है, और उत्पादन की विद्यमान परंपरागत तकनीकों के अधीन जीवन निर्वाह क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन पूंजीवादी क्षेत्र की तुलना में कम होता है, और जीवन निर्वाह क्षेत्र में परिवार के कुछ सदस्यों की सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादन से कम होती है। यानी इस क्षेत्र में, जीवन निर्वाह क्षेत्र में, जो छिपी हुई बेरोजगारी की प्रवृत्ति देखी जाती है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी दर पर उत्पादन कार्य किया जाता है, और इसमें ये देखने में आता है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता अत्यंत कम अथवा शून्य तक भी हो सकती है। तो
लुईस के मॉडल में ये माना जाता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है और आर्थिक विकास तब होता है जब अल्प विकसित देशों में श्रम को जीवन निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है। विद्यार्थियों, लुईस का यह मॉडल कुछ मान्यताओं के अधीन है। इसमें कुछ मान्यताएं ली गई हैं, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि यह अर्थव्यवस्था का 2 क्षेत्रीय सिद्धांत है, इसमें 2 सेक्टर माने गए हैं। दूसरी बात, इसमें पूंजीपति अपने समस्त लाभों को पुनः निवेश करते हैं। शहरों में मजदूरी ग्रामीण औसत मजदूरी से ऊंची है और जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसमें जो ग्रामीण श्रम की जो पूर्ति है, निर्वाह क्षेत्र से श्रम की जो पूर्ति होने वाली है उसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। ग्रामीण क्षेत्र में या निर्वाह क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम उपलब्ध है जिसकी सीमांत उत्पादकता 0 है और ग्रामीण वास्तविक मजदूरी यानी जो निर्वाह क्षेत्र में जो मजदूरी है वह श्रम के औसत उत्पाद द्वारा निर्धारित होती है, सीमांत उत्पादन के द्वारा निर्धारित नहीं होती। विद्यार्थियों, लुईस ने जो अल्पविकसित देश हैं उसमें जो अतिरेक श्रमिक जो सरप्लस लेबर पाया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उन्होंने एक अपने मॉडल में एक समूचे परिवार के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा कृषि किए जाने वाले बहुप्रचलित उदाहरण को ध्यान में रखा है कि पूरे परिवार के द्वारा जैसे कृषि कार्य हो रहा है और यदि उनमें से कुछ सदस्यों को दूसरे रोजगार में भी लगा दिया जाए तो परिवार के द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में कोई कमी दिखाई नहीं देती है। तो यानी जो कार्य किया जा रहा है उत्पादन कार्य परिवार के सदस्यों के द्वारा, उसमें कुछ श्रमिक हैं उनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है या उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। हालांकि उन श्रमिकों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि जो पूरा कार्य है, कृषि कार्य पूरे इस परिवार के सहयोग पर आधारित है। यानी कृषि में इसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था प्राय अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, लुईस के मॉडल में जो केंद्रीय समस्या है वह यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रचलित मजदूरी दरों पर श्रम की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है और यह श्रम की असीमित पूर्ति अर्थव्यवस्था के निर्वाह क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगे हुए श्रमिकों और कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता और अदृश्य बेरोजगारी के रूप में देखी जा सकती है। तो यदि हम इस मॉडल की वर्किंग की बात करें, सिद्धांत की कार्यविधि की बात करें, तो इस मॉडल के अनुसार चूँकि अल्पविकसित देशों में पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या का आधिक्य है, इसलिए इन अल्पविकसित देशों की जो प्रमुख समस्या है इस फालतू श्रम शक्ति का, अतिरेक श्रम शक्ति का उचित उपयोग करने की है। तो लुईस के मतानुसार यदि जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को हटाकर उन्हें पूंजीवादी क्षेत्रों में लगाकर नए उद्योगों की स्थापना की जाए या वर्तमान उद्योगों का विस्तार किया जाए तो आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सकती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जिन स्रोतों से सरप्लस लेबर प्राप्त होगा, लुईस के अनुसार वे हैं कृषक, आकस्मिक कृषक, छोटे मोटे व्यापारी, नौकर चाकर, घरेलू कामकाज करने वाली औरतें और जनसंख्या में वृद्धि के द्वारा अतिरेक श्रमिक पूंजीवादी क्षेत्र को प्राप्त होंगे। हालांकि पूंजीवादी क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन लुईस कहते हैं कुशल श्रमिक की पूर्ति
आंशिक अड़चन है, कृषि बॉटलनेक है और इसको प्रशिक्षण प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जा सकता है। कुशल श्रमिकों की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। तो अब बात यह आती है कि पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो विद्यार्थियों, पूंजीवादी क्षेत्र में जो मजदूरी है यह निर्वाह क्षेत्र से अधिक होती है और लुईस ने ये माना है अपने 1954 के लेख में कि पूंजीवादी क्षेत्र की जो मजदूरी है वह निर्वाह क्षेत्र से लगभग 30% तक अधिक होती है और इस अंतर के भी उन्होंने कई कारण बताए हैं। वो कहते हैं कि ये अंतर इस कारण से होता है कि जो पूंजीवादी क्षेत्र है उसमें जीवन निर्वाह की लागतें अधिक होती हैं बजाय कि निर्वाह क्षेत्र के, और श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए, लाने के लिए उनको ऊंची मजदूरी का इंसेंटिव देना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो राज्य सरकार है या श्रम संघों के प्रोत्साहन के द्वारा भी ऊंची मजदूरी की मांग की जा सकती है, या ये भी कारण हो सकता है कि निर्वाह क्षेत्र में से श्रमिकों को हटाए जाने पर निर्वाह क्षेत्र की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिससे प्रेरित होकर जो मजदूर हैं वह पूंजीवादी क्षेत्र में काम करने के लिए अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। तो इन कई कारणों से या मानवीय कारणों से पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी निर्वाह क्षेत्र से अधिक हो सकती है। तो ये मजदूरी निर्वाह क्षेत्र से मजदूरी पूंजीवादी क्षेत्र में अधिक होती है। लेकिन पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी की तुलना में श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है। इसका परिणाम होता है पूंजीवादी अतिरेक यानी कैपिटलिस्टिक सरप्लस। और इस पूंजीवादी अतिरेक पर ही लुईस के अनुसार जो पूंजी निर्माण है वह निर्भर करता है। विद्यार्थियों, जो पूंजीवादी क्षेत्र है वह लाभ के उद्देश्य से काम करता है और यदि पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी से अधिक सीमांत उत्पादकता होती है श्रमिकों की, तो पूंजीवादी क्षेत्र को लाभ प्राप्त होते हैं और इस लाभ को पूंजीवादी क्षेत्र में जो मालिक हैं वह विनियोजित करते हैं। स्थिर पूंजी परिसंपत्तियों का विस्तार होता है और इसके कारण पूंजीवादी क्षेत्र का विस्तार और रोजगार वृद्धि की प्रक्रिया चालू हो जाती है। विद्यार्थियों, लुईस मॉडल की खास बात यह है कि इसमें निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों के हस्तांतरण और पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार उत्पत्ति की इसमें व्याख्या की गई है। और लुईस कहते हैं कि निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को हटाकर उन्हें पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना औद्योगिक विस्तार के द्वारा ही संभव हो सकता है। और ये जो विस्तार की जो गति है वह पूंजीवादी क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की दर और पूंजी संचय की दर से निर्धारित होती है। और निवेश पूंजीवादी क्षेत्र में तभी संभव है जब औद्योगिक क्षेत्र में या पूंजीवादी क्षेत्र जिसको हम कह रहे हैं उसमें जो लाभ है वो मजदूरी से अधिक हो, और यानी उत्पादन मजदूरी से अधिक हो, और जो पूंजीपति हैं अपने सभी लाभों का पुनः निवेश करें। विद्यार्थियों, लुईस मॉडल में जो मजदूरी दर है, पूंजीवादी मजदूरी दर है, उसको स्थिर माना गया है और इस स्थिर मजदूरी दर पर श्रमिकों की असीमित पूर्ति रहती है। यानी जो निर्वाह क्षेत्र से शहरों में या पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन के लिए
श्रम पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। और पूंजीवादी क्षेत्र में विस्तार तथा रोजगार वृद्धि की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समस्त अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता। विद्यार्थियों, लुईस के मॉडल में इस विकास प्रक्रिया को हम चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। आप इस चित्र को देखिए कि इसमें आपको 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं और पूंजीवादी क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो मजदूरी दर है वह अधिक है। यहाँ पर जो एस मजदूरी है, एस रेखा निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी को दिखा रहा है और जो डब्ल्यू रेखा है वह पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी दर है जो कि निर्वाह क्षेत्र से अधिक है। और यह जो आपको NR वक्र दिखाई दे रहा है, यह पूंजीवादी क्षेत्र में सीमांत श्रम का सीमांत उत्पादकता वक्र है, जिसको हम श्रम का मांग वक्र भी कह सकते हैं। और आप यह देख रहे हैं कि जो शेडेड एरिया है, जो छायांकित क्षेत्र है, वह पूंजीवादी अतिरेक है। यानी इस पूंजीवादी क्षेत्र में OM श्रमिक काम पर लगाए जा रहे हैं, तो जो उत्पादन है वह OMNP के बराबर होगा और जो श्रमिकों को जो मजदूरी दी जा रही है वह OWPM इस आयत के बराबर होगी और इस छायांकित त्रिभुज के बराबर पूंजीवादी अतिरेक प्राप्त होता है। अब विद्यार्थियों, इस पूंजीवादी अतिरेक को यदि निवेशित कर दिया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा, तो विकास प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको हमने इस दूसरे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पूंजीवादी अतिरेक को निवेशित करने पर श्रम का जो उत्पादकता वक्र है, जैसे जो कि पहले N1 R1 था, वह ऊपर शिफ्ट हो जाता है, N2 R2 हो जाता है और इसी प्रकार वह क्रमशः आगे बढ़ता रहता है पूंजीवादी अतिरेक को निवेशित किए जाने पर। और पूंजीवादी क्षेत्र में संतुलन के जो विभिन्न बिंदु हैं वह ये इस बिंदु पर यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, ये पूंजीवादी संतुलन के बिंदु हैं P1, P2, P3, P4, जहाँ पर पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम का उत्पादन और मजदूरी दर में समानता है। तो क्रमशः रोजगार स्तर बढ़ता जाएगा। पहले जैसे रोजगार स्तर OM1 था वो OM2 हो जाएगा, उसके बाद OM3 हो जाएगा। तो इस प्रकार पूंजीवादी अतिरेक को निवेशित किए जाने पर पूंजीवादी क्षेत्र में जो रोजगार स्तर है वह बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों को हस्तांतरित किए जाने पर और पूंजीवादी अतिरेक को पूंजीपतियों के द्वारा निवेशित किए जाने पर आर्थिक विकास चालू हो जाता है और यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समस्त अतिरेक श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार लुईस की दृष्टि में जो पूंजी का निर्माण ही आर्थिक विकास की कुंजी है, आर्थिक विकास का आधार है और पूंजीपतियों के लाभ में इस पूंजी निर्माण की संभावना होती है। और लुईस के अनुसार श्रम की असीमित पूर्ति विकास की बाधा न होकर पूंजी संचय में सहायक है। विद्यार्थियों, यह विकास प्रक्रिया निरंतर नहीं चल सकती। इस विकास प्रक्रिया में थमाव लाने वाले या विकास प्रक्रिया को अवरुद्ध करने वाले कारकों की लुईस ने चर्चा की है। और लुईस कहते हैं कि
यह विकास प्रक्रिया थम जाती है, ठहर जाती है जब समस्त अतिरिक्त श्रम काम पे लगाया जा चुका है या अतिरिक्त श्रम की मात्रा शून्य हो जाती है, या पूंजीवादी क्षेत्र की जो व्यापारिक स्थितियां हैं वह प्रतिकूल हो जाएं, यानी जब निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन की नई तकनीक लागू हो जाए और उसमें जो उत्पादन बढ़ जाए, इसके कारण पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी अधिक ऊंची हो जाए, या श्रम संघों की मांग के कारण या सरकारी हस्तक्षेप के कारण मजदूरी दर ऊंची हो जाए, या जो पूंजीवादी क्षेत्र के श्रमिक हैं पूंजीवादी ढंग से जीवन व्यतीत करने लग जाएं और अधिक मजदूरी की मांग करें, या जो निर्वाह क्षेत्र में जो कच्चा माल है और खाद्यान्नों की जो कीमत हैं वो पूंजीवादी क्षेत्र के लिए बढ़ जाएं और मजदूरी का भुगतान ज़्यादा करना पड़े पूंजीपतियों को, जिनके कारण पूंजीपतियों के लिए व्यापारिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं। तो इन सब कारणों से जो विकास प्रक्रिया है उसमें ठहराव, रुकाव आ सकता है और यह विकास प्रक्रिया अनंत काल तक नहीं चल सकती है। तो लुईस के अनुसार विकास प्रक्रिया में ठहराव संभव है, तो इन सब परिस्थितियों में पूंजी का अतिरेक कम हो जाएगा और पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास का काम रुक जाएगा। विद्यार्थियों, लुईस ने, हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं लुईस मॉडल की, वह बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। लुईस ने अपने मॉडल का विस्तार खुली अर्थव्यवस्था के लिए भी किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने जो अभी बताए हैं उन कारणों के कारण यदि अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया प्रतिकूल हो जाए तो वह कहते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के आप्रवास इमिग्रेशन को प्रोत्साहन देकर या उन अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का निर्यात करके जहां पर अभी भी निर्वाह मजदूरी पर अतिरिक्त श्रमिक विद्यमान है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी का निर्यात करके विकास प्रक्रिया को चालू रखा जा सकता है। परंतु लुईस कहते हैं आजकल इन दोनों की संभावनाएं भी कम होती हैं, क्योंकि जिन देशों में मजदूरी दर ऊंची है वहाँ पर ट्रेड यूनियंस इसका विरोध करते हैं, और जब पूंजी का निर्यात किया जाता है तो पूंजी निर्यात करने वाले देशों में भी श्रम की मांग कम हो जाती है। तो इन सब कारणों से भी खुली अर्थव्यवस्था में भी यह पॉसिबल नहीं होता। तो ये लुईस का मॉडल है आर्थिक विकास का, जिसकी उन्होंने चर्चा की है कि किस प्रकार अल्पविकसित देशों में अतिरिक्त श्रमिकों का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों, लुईस का जो मॉडल है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और लुईस का जो मॉडल है वह डुअल इकोनॉमी में द्वैत अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय संबंधों एवं विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, और यह कुछ दशाओं के अधीन अधिक जनसंख्या वाले जो अल्पविकसित देश हैं उनके विकास का सार्थक विवेचन भी प्रस्तुत करता है। हालांकि इस मॉडल की भी अर्थशास्त्रियों ने कुछ आलोचनाएं की हैं कि हर अल्पविकसित देश में श्रमिकों की असीमित पूर्ति नहीं होती, जैसे कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है और इन देशों में छिपी हुई बेरोजगारी की परिस्थितियां भी देखने में नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो कुशल श्रम है वह भी अस्थायी अड़चन नहीं है। अर्थविकसित देशों में जो श्रमिक है वो अकुशल होता है और उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान करने में, कुशल बनाने में बहुत समय और साधन लगते हैं, और यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है।
इसके अलावा जो श्रम हैं उनको निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र में गतिशील करना भी आसान नहीं है। व्यक्ति अपने घर, परिवार, वातावरण, सामाजिक बंधनों, धार्मिक कारणों के कारण अपना जो उसका मूल स्थान है उसे छोड़ना नहीं चाहते, और विभिन्न राज्यों में और क्षेत्रों में भी खान पान, रीति रिवाजों में भिन्नता होती है, या पूंजीवादी क्षेत्र में निर्वाह लागत अधिक होती है। इसके कारण जो गतिशीलता है, श्रमिकों की भौगोलिक गतिशीलता है, वह सीमित होती है। और लुईस के इस मॉडल की अर्थशास्त्रियों ने आलोचना करते हुए यह भी कहा है कि यह मॉडल लागू नहीं होगा यदि पूंजीवादी क्षेत्र में जो पूंजी संचय है वह श्रम बचतकारी हो, यानी पूंजीपति श्रम बचतकारी संयंत्र लगाएं तो भी अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार पर नहीं लगाया जाएगा। हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि पूंजीवादी अतिरेक को निवेशित करने के बावजूद भी जो श्रम है उनका रोजगार स्तर नहीं बढ़ रहा है, रोजगार स्तर ON1 पर ही है। और यहाँ पर जो श्रम का सीमांत उत्पादकता वक्र PL1 से ऊपर शिफ्ट होकर P2L2 होने पर भी श्रमिकों की उतनी ही मात्रा रोजगार पर लगाई जा रही है। आप देख ही रहे हैं, OX अक्ष पर श्रम की मात्रा है और OY अक्ष पर मजदूरी दर और श्रम का सीमांत उत्पादकता दिखाई हुई है। तो ऐसी स्थितियों में लुईस मॉडल क्रियाशील नहीं होता जब पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम बचत करने वाली तकनीक अपनाई जाती है। विद्यार्थियों, इसके अलावा इस मॉडल में यह माना जाता है कि जो गुणक है वह क्रियाशील होता है, जबकि जो अल्प विकसित देश हैं उनमें गुणक प्रभाव लागू नहीं होता है। और ये सिद्धांत तो मानकर चलता है कि पूंजीपति वर्ग अपने लाभों का पूरा निवेश करते हैं, पूंजी संचय की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन पूंजीवादी क्षेत्र में कम विकसित देशों में विनियोग गुणक हमेशा क्रियाशील नहीं होता, और हो सकता है श्रमिकों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं या किसी कारण से लाभ कम हो जाएं, तो जो अतिरिक्त श्रम है उसके अवशोषण से पूर्व ही, यानी उसको काम पर लगाने से पूर्व ही पूंजी निर्माण की प्रक्रिया रुक सकती है। इसके अलावा प्रोफेसर शुल्ज ने कहा है कि लुईस की यह मान्यता गलत है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या नहीं के बराबर है, और वह कहते हैं यदि ऐसा होता तो जीवन निर्वाह मजदूरी भी शून्य होती। और वह कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि पूंजीवादी क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य हो, और जब पूंजीवादी क्षेत्र की ओर निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को हस्तांतरित किया जाता है तो निर्वाह क्षेत्र का भी उत्पादन घट जाता है। तो इस प्रकार इस मॉडल की आलोचना विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा की गई है। लेकिन विद्यार्थियों, यह मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोकप्रिय भी रहा है। 1960 और 1970 के दशक में बहुत से अल्पविकसित देशों में इसे अपनाया भी गया है, क्योंकि इस मॉडल में अल्पविकसित देशों में जो अतिरिक्त श्रमिक है उसको पूंजी निर्माण का आधार बनाकर मॉडल की व्याख्या की गई है। तो लुईस का मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और यह मॉडल अल्पविकसित देशों की समस्याओं का, जिसमें अतिरिक्त श्रमिक पाया जाता है, उसके बारे में व्याख्या करता है। और यह सिद्धांत जो डुअल इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार डुअल इकोनॉमी में विभिन्न क्षेत्रों के जो परस्पर संबंध हैं और जो ढांचा संबंधी विकास प्रक्रिया है, उस
का यह चित्रण करता है। और लेकिन इस मॉडल को वर्तमान राष्ट्रों की वास्तविकता के अनुरूप इसे बनाने के लिए इसकी मान्यताओं में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि आगे चलकर फाई और रेनिस ने इस मॉडल में संशोधन किया है। तो विद्यार्थियों, ये लुईस का मॉडल है डेवलपमेंट बाय अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा किस प्रकार आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ आपको यह मॉडल समझ में आ गया होगा। अपनी सीमाओं के बावजूद भी लुईस मॉडल का प्रधान गुण ये है कि यह बहुत ही स्पष्ट ढंग से विकास प्रक्रिया की व्याख्या करता है और इसका एनालिटिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। और ये उस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार अल्पविकसित देशों में पूंजी संचय हो सकता है जहां पर श्रम की अधिकता है और पूंजी की दुर्लभता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।